चलो देखो ध्यान दो, अभी लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर्मेलिटी क्या है। मोलैरिटी पढ़ लिए, मोलैरिटी पढ़ लिए, अगला टॉपिक है फॉर्मेलिटी क्या है। इसको बोलते हैं इट इज इक्वल टू मोलैरिटी बट डिफाइंड ओनली फॉर आयोनिक सॉलिड। किसके लिए डिफाइंड होता है ये? आयोनिक सॉलिड के लिए डिफाइंड होता है ये। किसके इक्वल है? मोलैरिटी के ही इक्वल है, पर आयोनिक सॉलिड के लिए डिफाइंड किया जाता है केवल ये। आयोनिक सॉलिड करने का मतलब जैसे NaCl है, ये ब्रेक करेगा Na प्लस Cl माइनस में। यदि हम लोग लिख रहे हैं 1.5 मोलर NaCl है तो Na प्लस का बोलेंगे 1.5 मोलर और Cl माइनस को भी बोलेंगे 1.5 मोलर। उसी तरह से अगर Na2CO3 की बात करें हम लोग तो किस में ब्रेक होगा ये? अगर इसको ब्रेक करके लिखेंगे हम लोग Na2CO3, इसको ब्रेक करना चाहेंगे हम लोग तो कैसे ब्रेक होता है? Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस और 2 प्लस यहाँ करेंगे साइन के लिए तो ये बैलेंस होगा ना, 2 प्लस 2 माइनस। तो देखो अभी इसको लिख सकते हैं 2Na प्लस प्लस 1 CO3 2 माइनस। तो जब अगर ये 1.5 मोलर दिया हुआ तो ये कितना बनेगा? 3 मोलर और ये कितना 1.5 मोलर। क्लियर है? अब बात करें हम लोग एक और चीज देख लो, मोलैरिटी ऑफ NaCl सॉलिड इन H2O लिक्विड इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सॉलिड। NaCl सॉलिड इन H2O लिक्विड जो मोलैरिटी होगा वही क्या होगा मेरा? फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सॉलिड में। तो स्ट्रेंथ एक टर्म आता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जनरली क्या होता है? स्ट्रेंथ मतलब क्षमता, या फिर अब इसको समझते हैं कि केमिस्ट्री टर्म में क्या है ये। और स्ट्रेंथ इसमें समझ सकते हैं हम लोग एक तरह से कि ये स्ट्रॉन्ग कितना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो इट इज डिफाइंड मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ से ग्राम पर लीटर यूनिट इसका रहेगा। अब देखो अगर बात करें हम लोग तो मोलैरिटी की भी डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, डी डिफाइन एंड मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द, ये क्या पढ़े थे? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर यहाँ देखो क्या है, देखो स्ट्रेंथ अगर हम लिखना चाहेंगे इसको हम लोग स्ट्रेंथ इक्वल टू W2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे, हम लोग मोल्स पढ़े थे मोलैरिटी का। डिफरेंस समझ में आ रहा क्या है? मोलैरिटी में क्या पढ़े थे हम लोग? डी डिफाइन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, मोल्स ऑफ पढ़े थे हम लोग, और इसमें क्या आ गया? मास ऑफ द। लगेगा देख के सिमिलर टाइप का, पर सिमिलर है नहीं ये। बात समझ में आ रहा है ना? अभी हम कंफ्यूजन के लिए तुम लोग को बोले थे कि सेम ही चीज है, पर तुम लोग भी नहीं बता पाया ये चीज सेम चीज नहीं है ये। हम लोग मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पढ़े थे ना। और देखो इसके अंदर क्या ले रहे हैं हम लोग? W2 केवल मास ले रहे हैं और वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। बात समझ में आ रहा है ना? तब देखो इसका फॉर्मूला क्या, अगर M2 से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो N2 इंटू M2 अपन में V लीटर। इसका फॉर्मूला ये है, इसको मत बोलने लग जाना मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बात नहीं आया? देखो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या पढ़े थे हम लोग, पेज निकालो देखो, नोट्स खोलो अपना, देखो क्या लिखे थे मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या लिखे थे? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन में क्या डिफिनेशन था? सॉल्यूशन यहाँ क्या डिफिनेशन है? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सॉल्यूट। वहां क्या था? मोल्स, यहाँ क्या था? मास। डिफरेंस समझ में आ गया? अच्छा ये उसी तरीका देखने के लिए बना दिया हम लोग कि सिमिलर दिखे। M2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ये क्या बन गया मेरा? मोल्स, मोल्स, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। और यहाँ एक अकेला क्या बच गया? मोलर मास। तो कह सकते हैं हम लोग मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट।
हो सकता है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा इसको देख लो, हम लोग कंसंट्रेशन टर्म समझते हैं। अब जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट एक है कंसंट्रेशन टर्म, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हम लोग पढ़े थे सब। देखो मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्रैक्शन, ये सब क्या है, वॉल्यूम लिक्विड चेंजिंग टेम्परेचर। लिक्विड का क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज करेगा जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर ज्यादा कूल कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, कम ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम। तो ये सब जो टर्म है किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। अब जिसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं है, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, इसमें क्या आता है, मास आता है केवल, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये याद रखना है हम लोग को कि कौन सा जो कंसंट्रेशन टर्म है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा नहीं है। हाँ अब देखो एक और चीज समझो, एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट है, तुम लोग अगर एनसीईआरटी पढ़े होगे तो 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। यदि 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन रहे वाटर में तो हमारे टूथ को बचाएगा वो। जबकि 1.5 ppm हो जाए तो क्या करेगा, वो खराब करेगा। यानी कि देखो डिफरेंस 0.5 बढ़ जा रहा है तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। तो एक एक पॉइंट का मतलब इंपॉर्टेंस है। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि causes the tooth to become mottled and high concentration of fluoride ion। अब उससे भी ज्यादा अगर हाई कंसेंट्रेशन रहा तो पॉइजनस भी बन सकता है वो। अगर 1.5 ppm से ज्यादा भी अगर ज्यादा ले लेते हैं हम लोग तो क्या हो सकता है, पॉइजनस भी, जहरीला भी हो सकता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है मतलब कंसेंट्रेशन को समझना। अब जैसे होता है ना, डॉक्टर बोलते हैं कि यार 1 चम्मच पीना है, सर्दी हो गया 1 चम्मच पीना है, अब तुम पी लोगे पूरा बोतल तो कहानी हो जाएगा फिर, समझ रहे हो ना। तो वही चीज है। अब जैसे जैसे क्या शराब भी है, लोग पीते हैं तो बिना पानी मिला नहीं पिएंगे, पता है ना कि ज्यादा चढ़ जाएगा फिर। तो सब चीज का लिमिट है, सब चीज का एक कंसंट्रेशन बनाया गया है कि इस लिमिट तक करना है, इस लिमिट तक सेफ है ये। अब देखो जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एट अ पार्टिकुलर आयोनिक कंसंट्रेशन दैट मैच विद द ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब इंट्रावेनस जो वेन्स में हम लोग का जो इंजेक्शन जाता है आर ऑलवेज डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट। किसमें डिजॉल्व रहता है, वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एट अ पार्टिकुलर आयोनिक कंसंट्रेशन दैट मैच विद द ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मैच करना चाहिए। मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। अब जो इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं तो मास परसेंटेज देखते हैं किसी चीज का, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं केमिकल जो भी, ठीक है। हाँ अब बात करें हम लोग, देखो 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का देखो फॉर्मूला ये है, एन एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। एट दिस कंसंट्रेशन द एंटीफ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। इतना परसेंटेज लेते हैं हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल फॉर एंटीफ्रीज, एंटीफ्रीज करने के लिए कार्स का, ठीक है, क्या कि जमे मत पूरा सब कुछ। अगला देखो ए लीटर ऑफ सी वाटर जिसका वेग इतना है 1030 ग्राम कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। कितना ए लीटर ऑफ सी वाटर कितना कर रहा है कंटेंट, 6 × 10⁻³ ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सी वाटर की जो भी मछली वगैरह है तो वो लोग जिंदा कैसे, पानी के अंदर ऑक्सीजन है उसके अंदर डिजॉल्व, मतलब उसी से ऑक्सीजन लेता। बाहर हम लोग इसे हवा नहीं ले रहा बाहर में घूम के कि चलो आगे थोड़ा सैर सैर कर लेते हैं, अच्छा मौसम है, ऐसा तो उन्होंने नहीं करता। उन लोग के लिए जो भी जीवन है पानी है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर 1030 ग्राम अगर सी वाटर लिया हुआ है तो कंटेंस कितना करता है, 6 × 10⁻³ ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उसमें कंटेन करता है, जो कि कितना है 5.8 ppm। द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम ml इनवर्स और बीपीएम। अब देखो अच्छा सुना हुआ टर्म की पोल्यूशन, इतना पीपीएम चल रहा है, दिल्ली का पॉपुलेशन
पॉपुलेशन कह रहे, सॉरी, पोल्यूशन। तो हम लोग जो पोल्यूशन है या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर, पानी में जो भी है हमारा गंदगी, उसको किससे मेजर करते हैं हम लोग? पीपीएम के अंदर। बात समझ में आ रहा है? तो ये रहा हम लोग का कंसेंट्रेशन का टर्म। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगले लेक्चर में नॉर्मेलिटी।